हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है आशीष सचदेव और इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सीए इंटरमीडिएट ऑडिटिंग। जी हाँ, इस पूरे प्लेलिस्ट में आपको सारे सीए इंटर के चैप्टर मिलेंगे। धीरे धीरे हम एक एक करके सभी चैप्टर्स का रिवीजन यहाँ पे फास्ट ट्रैक मोड पे कर रहे हैं और मैं आपको ये गारंटी देना चाहता हूँ, गारंटी है मेरी, कि अगर आपने इन टॉपिक्स को अच्छे से समझ लिया और थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस कर ली, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर ली, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपने यहां से ले ली, देन आई एम टेलिंग यू, यू विल शाइन इन ऑडिट। ओके, समझ लीजिए आप इस बात को। पिछले 2 वीडियोस मैंने डाले हैं, उन्हें शेयर करिए, पूरा देखिए वीडियो को। मैं देख रहा हूं बच्चे आधा देखते हैं, कम देखते हैं, पूरा नहीं देखते वीडियो को। भले ही आप 2x पे करके देख लीजिए, स्पीड को फास्ट करके देख लीजिए, आराम आराम से हम लोग पढ़ाते हैं, लेकिन आप थोड़ा फास्ट करके देख लीजिए, रिवीजन जल्दी होगा। 2 बार देखिए और अच्छा आपको कंसेप्ट बिल्डिंग होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी। केस स्टडी में जब क्वेश्चन आएंगे तो आपकी रीडिंग हैबिट इंक्रीज होगी, आपको समझ में आएगा, कंसेप्चुअल क्लैरिटी वहां पे होगी। रीड करिए कॉन्सेप्ट्स को, बुक से पढ़िए, मॉड्यूल को उठाइए। सारे टॉपिक्स मैंने मॉड्यूल के हिसाब से ही यहाँ पे डाले हैं और आप मॉड्यूल को ही रेफर करते हुए चलिए। ये नोट्स यहां से रेफर करते जाइए, जो जो टॉपिक होता जाता है मॉड्यूल में उसे टिक करते जाइए एंड यू विल फाइंड कि यहाँ पे स्क्रीन पे जो आपको मैं ये दिखा रहा हूं शॉर्ट नोट्स, राइट, दे आर जस्ट मेड फ्रॉम दी इंस्टीट्यूट मटेरियल ओनली, राइट, थोड़ा कंडेंस फॉर्म में, ताकि हम इसे जल्दी से रिवाइज कर सकें। की पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं तो उन्हें आप स्क्रिबल करते हुए चलिए अपने मॉड्यूल में, अपनी नोटबुक में, राइट, और अच्छे से पक्का रिवीजन करिए। एंड इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज हेल्प मी हेल्प यू पीपल। थोड़ा सा प्यार दिखाइए, वीडियो को दबा करके लाइक करिए, शेयर करिए अपने सभी दोस्तों के साथ जो सीए इंटरमीडिएट ऑडिट की पढ़ाई कर रहे हैं। एंड दीज वीडियोस विल बी वेरी हेल्पफुल। मैं पूरा सिलेबस डालने वाला हूं, कोई भी डाउट होता है आप नीचे मेरा नंबर दिया है, कम्युनिटी के साथ जुड़िए, मेरे व्हाट्सएप चैनल पे जुड़िए, टेलीग्राम चैनल भी हम लोग बना रहे हैं, उसके ऊपर आप कनेक्ट होइएगा, हो जाना। जो भी हमारा मटेरियल होगा जो हम शेयर करना चाहते हैं स्टूडेंट्स के साथ, वो वहां पे आपको मिल जाएगा। रेगुलर अपडेट्स, रेगुलर मोटिवेशन रहेगी। मैं चाहता हूं सर कि आप लोग ऑडिट में इस बार सफल हों, राइट। सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट अगेन, हेल्प मी हेल्प यू पीपल एंड शेयर दिस वर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस दैट बेल आइकन, ताकि जैसे ही वीडियो आता है आपके पास उसकी अपडेट आ जाए और आप जल्दी से रिवीजन कर लें, राइट। सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। बहुत सारी चीजें वैसे भी शेयर करते हो, प्लीज कुछ अच्छा काम करो, राइट। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने पहला चैप्टर पढ़ा है जिसके अंदर नेचर, ऑब्जेक्टिव, नेचर, स्कोप ऑफ ऑडिट के बारे में बात होती है, नेचर के बारे में बात होती है, ऑडिट क्या है, उसके ओवरऑल ऑब्जेक्टिव के बारे में बात होती है। ऐसे 200 की हमने बातें वहां पर की हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं नॉट चैप्टर नंबर 2, लेकिन हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1111। चैप्टर 11 जो है, इसके अंदर यहां पे मैंने लिखा है, देखिए आप, दिस चैप्टर हैज टू बी डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स फॉर लर्निंग। कौन कौन से 3 पार्ट हैं चैप्टर 11 में? सर, एक पार्ट एथिक्स का है, एक पार्ट एसए 200 का है और एक पार्ट आपका एसक्यूसी 1 और एसए 220 का है। इस वाले वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं 2 पार्ट्स फॉर बेटर लर्निंग, एसए 210 एंड एथिक्स वाला पार्ट हम इस वीडियो में कवर करेंगे। एसक्यूसी 1 और एसए 220 वाला जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। नाउ लेट्स बिगिन। एसए 210 दैट रिलेट्स टू अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। जब आप ये स्टैंडर्ड पढ़ते हो तो बहुत सारे बच्चों के मन में एक चीज आती है कि ये तो एंगेजमेंट लेटर वाला स्टैंडर्ड है, बिल्कुल। और जब एंगेजमेंट लेटर वर्ड आता है तो बच्चों को लगता है ये एंगेजमेंट लेटर मैनेजमेंट ऑडिटर को देगा। तो ये जो सोच है बिल्कुल गलत है। एंगेजमेंट लेटर जो है ऐसे 210 के हिसाब से ये ऑडिटर मैनेजमेंट को या क्लाइंट को देता है। क्लाइंट जो है वो ऑडिटर को अपॉइंटमेंट लेटर देता है और ऑडिटर भैया वो क्लाइंट को एंगेजमेंट लेटर देते हैं। तो सबसे पहले ये क्लैरिटी आप लेकर के आ जाओ अपने दिमाग में कि कौन किसको क्या कौन सा लेटर दे रहा है। यहां पे बच्चों को समझ में नहीं आता, एंगेजमेंट लेटर मतलब ऑडिटर जो है, क्लाइंट जो है वो ऑडिटर को लेटर दे रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। क्लाइंट जो ऑडिटर को देगा ऑडिट करने के लिए, दैट विल बी अपॉइंटमेंट लेटर, लेकिन ऑडिटर भैया
जो क्लाइंट को देंगे, राइट, वो होगा एंगेजमेंट लेटर, जो कि हमारा गवर्न करेगा 210 SA। समझ में आ रही है मेरी बात, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब agreeing the terms of audit engagement, what is the objective of the auditor as per this SA? The objective of the auditor is to accept or continue an audit engagement only when ऑडिटर भैया, आप ऑडिटर को एक्सेप्ट या कंटिन्यू तभी करोगे जब मैनेजमेंट इन प्री कंडीशंस को अग्री करेगा। ये प्री कंडीशंस टू ऑडिट प्रेजेंट होनी चाहिए। इसके साथ साथ ये भी होना चाहिए, प्री कंडीशंस तो प्रेजेंट होनी चाहिए, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग, एक अग्रीमेंट होना चाहिए बिटवीन द ऑडिटर एंड द मैनेजमेंट या TCWG आप बोलो, ऑफ द टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट। अगर आप इन टर्म्स के साथ कंफर्टेबल हैं और वहां पे प्री कंडीशंस टू एन ऑडिट एग्जिस्ट करती हैं, तभी मेरे ऑडिटर साहब आप उस एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करेंगे या फिर वहां पे कंटिन्यू करेंगे। समझ में आ रही है बात? जी सर। यहां पे दो बातें हुई, एक तो प्री कंडीशंस की बात हुई और एक कुछ कॉमन अंडरस्टैंडिंग की बात हुई। सर ये प्री कंडीशंस ऑफ एन ऑडिट क्या है? तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर द प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट, व्हाट इज द प्रीमाइस ऑफ ऑडिट, ये भी पूछा जाता है, व्हाट आर द प्रिजम्पशंस, ओके, दैट एन ऑडिटर नीड्स टू सी or consider before he accepts an audit. And there are in total 6 points. How many points? 6 points. You have to remember. आपको लर्न करना पड़ेगा सर। समझ लीजिए, ऑप्शन नहीं है। पहला पॉइंट क्या है? पहली प्री कंडीशन, पहली प्रीमाइस, पहला प्रिजम्पशन क्या है? एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ AFRF। The auditor should determine that FRF, that is financial reporting framework, which is applicable in the PP what? Preparation and presentation of financial statements is acceptable। कौन एक्सेप्ट करेगा इसको? बोले मैनेजमेंट जो है ना, वो ये एक्सेप्ट करता है, दैट मैनेजमेंट एक्सेप्ट करके बताएगा that there is acceptability of the applicable financial reporting framework. It is a precondition that financial reporting framework is applicable in the preparation and presentation of financial statements and it is acceptable. Applicable AFRF is acceptable. This has to be there. अगर वो acceptable नहीं है तो क्या, बताऊंगा बाद में। AFRF जो है ये एक्सेप्टेबल होना चाहिए, इसकी एक्सेप्टेबिलिटी को मैनेजमेंट एक्नॉलेज करेगा कि हाँ हम एक्सेप्ट करते हैं किसको? AFRF को, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को। पहला पॉइंट है एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ AFRF, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद 5 पॉइंट है, 5 में से 2 पॉइंट में मैनेजमेंट एक्नॉलेज करेगा और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अंडरस्टैंड करेगा। किसके लिए? PP ऑफ FS एज पर AFRF। मैनेजमेंट इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्नॉलेज करेगा। पहले तो ऑडिटर ये देखेगा, डिटरमाइन करेगा कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, क्या वो एक्सेप्टेबल भी है क्या एज पर द एंटिटी। ओके, वो एक्सेप्टेबल है तो मैनेजमेंट को एक्नॉलेज करना है क्या? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर PP ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर AFRF, और मैनेजमेंट को एक्नॉलेज करना है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजमेंट को एक्नॉलेज करनी है, पहले तो मैनेजमेंट अंडरस्टैंड करेगा और एक्नॉलेज करेगा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिम ऑफ IFC। डिम ऑफ IFC मतलब डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स। यहां पे इंटरनल कंट्रोल्स वर्ड लिखा है वैसे, ठीक है, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स और इंटरनल कंट्रोल्स, दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और एरर। ये मैनेजमेंट जो है ये एक्नॉलेज करेगा, मैनेजमेंट बोलेगा ओके
राइट। मैनेजमेंट एक्नॉलेज करेगा। उसके बाद मैनेजमेंट क्या प्रोवाइड करेगा? मैनेजमेंट हैज टू प्रोवाइड द ऑडिटर क्या? बोले एक्सेस टू ऑल रेलेवेंट इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड इन दी पीपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंटेशन, सारे कागज पत्तर ला करके ऑडिटर के सामने टेबल पे रख दो। ओके उसके अलावा एडिशनल इंफॉर्मेशन जो ऑडिटर रिक्वेस्ट करता है, तुमसे मांगता है, वो भी उसको चुपचाप, कैसे? चुपचाप दे दो। किससे मांगेगा वो? या तो मैनेजमेंट से या टीसीडब्ल्यूजी से, मैनेजमेंट से या टीसीडब्ल्यूजी से। किस लिए मांगेगा? अपने ऑडिट के लिए। सारी इंफॉर्मेशन, गिव द ऑडिटर अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। कोई उस पर दबाव बंधन नहीं लगेगा। वो ऑडिटर है, तुम्हारी ऑडिट करने आया है, तो give him access to all information that is relevant for the PP, that is preparation and presentation of financial statements and all the records. What are that? All the records, documentation, सारे कागज पत्तर ला करके उसके सामने थाल में परोस दो। कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर वो मैनेजमेंट तुमसे मांगता है या टीसीडब्ल्यूजी तुमसे मांगता है, तो वो भी उसको दे दो ऑडिट के लिए। एंड मैनेजमेंट के लोगों, तुम उसे प्रोवाइड करो अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू दी पर्सन्स विद इन दी एंटिटी। वो जिससे चाहे बात कर सकता है, जिसे चाहे बुला सकता है, बोल सकता है मुझे ये समझाओ कि यहां पे आपने इसको ऐसे कैसे किया, इसमें आपने क्या किया। वो मैनेजमेंट के लोगों को बुला बुला के उनसे बात करेगा। उसको अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस दे दो। आप ऐसे नहीं कहोगे कि आप इसके पास नहीं जा सकते, आप उसके पास नहीं जा सकते। दिस इज अ प्री कंडीशन, दिस इज अ प्रेमाइस ऑफ ऑडिट। ये नहीं होगा तो मैं ऑडिटर ऑडिट नहीं करेगा। आपको ये मेरे को एंगेजमेंट लेटर में एक्नॉलेज करके देने का है। तो 5 पॉइंट कौन से हो गए? ठीक है, पहला पॉइंट 5 + 1 6 पॉइंट है टोटल। तो पहला पॉइंट कौन सा हो गया? एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ दी एएफआरएफ, की एएफआरएफ एक्सेप्टेबल है, ये डिटरमाइन कर ले ऑडिटर। डिटरमाइन दैट financial reporting framework which is applicable for the presentation and preparation of the financial statements is acceptable, ये डिटरमाइन कर ले और ओके हो जाए तो आगे बढ़ जाए। आगे बढ़ के क्या करेगा? मैनेजमेंट को अंडरस्टैंड करनी है और एक्नॉलेज करनी है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बोले किसके लिए? बोले पीपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन कैसे होना चाहिए, मैनेजमेंट एक्नॉलेज करेगा एज पर एएफआरएफ। मैनेजमेंट ने एक्नॉलेज कर दिया। फिर मैनेजमेंट को समझना है, अंडरस्टैंड करना है और एक्नॉलेज करना है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके लिए? डिम ऑफ आईएफसी। डिम मतलब डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस ऑफ व्हाट? फाइनेंशियल कंट्रोल्स, इंटरनल कंट्रोल्स, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स। किस लिए? ताकि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं दे कैन बी फ्री फ्रॉम व्हाट? फ्रॉड एंड एरर। नहीं, दे कैन बी फ्री फ्रॉम मिस स्टेटमेंट। मिस स्टेटमेंट कैन बी ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर। समझ में आया? ओके, अल्टीमेटली फ्रॉड और एरर नहीं होना चाहिए, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। ये मैनेजमेंट एक्नॉलेज करके देगा। सर क्या अगर मैनेजमेंट एक्नॉलेज करके दे देगा तो फिर उसके बाद सारा रिस्क खत्म हो जाएगा क्या? अरे नहीं, कल तो समझाया था, ऐसा नहीं होता। क्योंकि ऐसे 200 खुद कहता है कि देयर इज इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। ओके, व्हाई देयर इज इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट? क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। 5 पॉइंट है, कल बताए थे आपको, पिछले लेक्चर में जाकर के देख लेना। ऐसे 200 पढ़ो भाई, पढ़ो, ऐसे पढ़ो, रिलेट कर करके पढ़ो, दिमाग से बोलो, क्वेश्चन पूछे, ठीक है। और क्या देना है प्रीमाइस में? बोले मैनेजमेंट ऑडिटर को ना एक्सेस दे दे। एक्सेस क्या एक्सेस देनी है? बोले जो भी तुमने रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डॉक्यूमेंट, कागज पत्तर जो है ना, ऑडिटर के सामने थाल पर उसके रख दो, ही विल चेक। ओके, और उसके अलावा ऑडिटर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन तुमसे मांगता है टाइम टू टाइम। किससे मांगेगा? बोले मैनेजमेंट से या टीसीडब्ल्यूजी से, मैनेजमेंट से या मैनेजमेंट के भी ऊपर वाले लोगों से, ठीक है। तो आपको वो प्रोवाइड करनी है। उसके अलावा अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द पर्संस विद इन द एंटिटी टू ऑब्टेन व्हाट? ऑडिट एविडेंस। अगर ये तुमने ओके कर दिया तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब यहां पे एक टर्म आ रही है बार बार, दैट इज कॉल्ड एज टीसीडब्ल्यूजी। नाउ व्हाट इज टीसीडब्ल्यूजी? दोज हु आर चार्ज विद गवर्नेंस। ये मैनेजमेंट के हाई लेवल के, हाईएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट है। इनका काम है टू ओवरसी द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो रही है, बैलेंस शीट, पीएनएल बन रहा है फाइनल,
ठीक है, स्टेटमेंट्स बन रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रिपोर्टिंग हो रही है, जो भी डिस्क्लोजर्स हो रहे हैं उसको ओवरसी करना, देखना प्रॉपरली एज पर लॉ हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सारे टीसीडब्ल्यूजी के काम है। ऊंचे लेवल के लोग हैं, मर्सिडीज में आते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, दे आर हैविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओवरसीइंग द स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। क्या हमें दूसरी फैक्ट्री खोलनी चाहिए? स्ट्रेटेजिक डिसीजन है। क्या हमें दूसरी लाइन ऑफ बिजनेस के अंदर एंटर करना है? स्ट्रेटेजिक डिसीजन है। ऑफिस के एक कमरे में लाइट नहीं आ रही, टीसीडब्ल्यूजी को फोन मिलाता हूं, सर लाइट नहीं आ रही। टीसीडब्ल्यूजी ना फोन दे के मुंह पे मारेगा, बोलेगा क्यों लाइट नहीं आ रही? तो मैं क्या करूं? मैं सही करूं लाइट, मैं करूंगा सही, तेरे को क्यों रखा है मैंने? तो ये वो लोग हैं जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग करते हैं, ये डिसीजन मेकिंग नहीं करते। वो देखो, मैंने लाइट का नाम लिया, लाइट गायब। तो अब क्या करें? कुछ नहीं, पढ़ाई जारी रखनी है सर, ठीक है, टेक्नोलॉजी का मजा यही तो है। लाइट चली गई, कोई बात नहीं, पढ़ते रहेंगे अपन, क्या दिक्कत है? ठीक है, चलिए। तो यहां पे ऑडिटर भैया कुछ समझना है कि टीसीडब्ल्यूजी क्या है। तो टीसीडब्ल्यूजी मैंने आपको बता दिया, ये मैनेजमेंट के वो वाले लोग हैं जो कि सीनियर मैनेजमेंट के हैं, हाईएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट के हैं, एंड दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओवरसीइंग द स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, ओके, एंड ओवरसीइंग द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको समझा ही दिया है कि एंगेजमेंट लेटर कौन किसको देता है, ठीक है, और अपॉइंटमेंट लेटर कौन किसको देता है, ठीक है। चलिए, फॉर कॉमन अंडरस्टैंडिंग, अभी ऊपर हमने क्या देखा? प्री कंडीशंस की बात कर ली, जहां पे हमने 6 पॉइंट पढ़े, ये 6 पॉइंट आपको याद होने चाहिए। Next, there has to be a common understanding between the client and the auditor. The agreed terms of the audit engagement shall be recorded in an engagement letter. एक engagement letter के अंदर जो agreed terms हैं, जिनके लिए ऑडिटर और मैनेजमेंट रेडी हुए हैं, दे हैव टू रिकॉर्ड इट इन एन एंगेजमेंट लेटर। अब इस स्टैंडर्ड का ना एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है एंगेजमेंट लेटर, जो आपकी मॉड्यूल में आपको दिया हुआ है। यहां पे मैं उससे रिलेटेड, ठीक है, मैंने यहां पे कवरेज तो जो नोट्स में है वो थोड़ी सी डिटेल्ड है, ठीक है, आपके एग्जाम में, ठीक है, इतना डिटेल नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार क्विकली कवर कर दूंगा और आपको बता दूंगा कि कौन से एरियाज जो हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल आई वुड रिक्वेस्ट यू दैट यू गो एंड चेक आउट फ्रॉम द ICAI मैट व्हाट द एंगेजमेंट लेटर का फॉर्मेट। ओके, एक बार फॉर्मेट क्या, एक बार उसको एंगेजमेंट लेटर जो दिया हुआ है वहां पे, उसको आप एक दफा पढ़ ले, ठीक है। यहां पे हमें डिस्कस करना है व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ एन एंगेजमेंट लेटर। तो ये 3 तरीके से हम कंटेंट्स को स्टडी करते हैं। फर्स्ट इज प्रिंसिपल कंटेंट्स, सेकंड इज एडिशनल कंटेंट्स, एंड द थर्ड इज some additional contents that can be put in the engagement letter, ठीक है, when relevant। कुछ एडिशनल कंटेंट्स या एडिशनल मैटर्स जो अगर रेलेवेंट लगते हैं तो वो भी एंगेजमेंट लेटर में डाले जा सकते हैं। चलिए, प्रिंसिपल कंटेंट्स कौन से हैं? सर ये वो वाले कंटेंट्स हैं जो होना ही चाहिए, जो कि एंगेजमेंट लेटर में होना ही चाहिए, ठीक है साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ये वो वाले हैं तो कौन कौन से हैं? ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, तो यहां पे लिखेगा कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, दैट वी विल ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस, ठीक है, दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। और हम ये किसके ऊपर करेंगे? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसने बनाए हैं? मैनेजमेंट ने। कैसे बनाए हैं? एज पर AFRF बनाए हैं। तो यहां पे स्कोप बताएगा कि हम किसकी ऑडिट कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट कर रहे हैं, ठीक है, ये किसने बनाया है। यहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर भी देगा, बोले हम रिपोर्ट करेंगे अपनी फाइंडिंग्स, हम रिपोर्ट करेंगे अपनी फाइंडिंग्स इन एन ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है, हमारे ऊपर जो जो लागू होते हैं स्टैंडर्ड्स उसके हिसाब से, एंड वी विल बी बाउंड एज पर द एथिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ ICAI, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट क्या है? अभी ऊपर पढ़ के आए हो, क्या है? डिटरमाइन करना। रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की क्या है? एक्नॉलेज करना, अंडरस्टैंड करना, क्या कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट और प्रिपेयर हुए हैं एज पर AFRF, ठीक है। डिम ऑफ व्हाट IFC इंटरनल कंट्रोल्स का डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस,
वो एक्नॉलेज करना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना एज पर AFRF, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी हैं? मैनेजमेंट की। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को यहां पे लिखेगा, मतलब ऑडिटर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लिखेगा अंडर द पैरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट। ये सारे पैरा मिलेंगे आपको। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ AFRF फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये भी प्री कंडीशन टू एन ऑडिट है। ऑडिटर डिटरमाइन करता है, ठीक है, ये प्री कंडीशन जब तक प्रेजेंट नहीं है ऑडिट एंगेजमेंट नहीं होगा। समझ में आ रहा है? एक्सपेक्ट फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, कि हम ऑडिट रिपोर्ट किस फॉर्मेट में देंगे, किस स्टैंडर्ड के हिसाब से देंगे, अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से देंगे। एंड अ स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग द सर्कमस्टेंसेस इन विच द रिपोर्ट में डिफर फ्रॉम द एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट। अगर कोई स्पेशल सर्कमस्टेंस होती है जिसमें ऑडिट रिपोर्ट में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, तो वो चेंजेस आ सकते हैं, ऐसा भी ऑडिटर को बताना रहेगा। आप ये जो पॉइंटर्स मैंने दिए ना, अगर आप इनकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी ले लोगे ना मेरे बच्चे, देन आई एम टेलिंग यू, आपका आंसर राइटिंग इतना इंप्रूव हो जाएगा अगर आप इनको अच्छे से पढ़ लोगे। ठीक है, थोड़ा सा स्क्रिबल करके अपने मैट के ऊपर। प्लस आपका केस स्टडी में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आपने ध्यान से इनको समझ लिया। उसके बाद क्या होना चाहिए प्रिंसिपल कंटेंट्स के हिसाब से? रिक्वेस्ट होनी चाहिए मैनेजमेंट की कि वो एक्नॉलेज करे हमारे इस एंगेजमेंट लेटर के रिसिप्ट को और अग्री करे टू द कंडीशंस दैट आर प्रोवाइडेड देयर इन। उसके अलावा यहां पे मैंने कुछ एडिशनल मैटर्स दिए हैं। मैंने क्या दिए हैं? ये होते ही हैं एडिशनल मैटर्स जो हो सकते हैं। स्कोप को ऑडिटर इलेबोरेट कर सकता है, एक नोट लिख सकता है अबाउट द एप्लीकेबल लेजिस्लेशंस की कुछ स्पेशल एक्ट्स रेगुलेशंस अगर लागू होते हैं उस एंटिटी पे। एथिकल एंड अदर प्रोनाउंसमेंट्स ऑफ प्रोफेशनल बॉडीज टू विच ऑडिटर अडहेयर्स, अगर उसको किसी स्पेशल असाइनमेंट के अंदर अगर वो एंगेज हो रहा है तो उसके हिसाब से अगर कुछ प्रोफेशनल प्रोक्योरमेंट प्रोनाउंसमेंट्स हैं, सॉरी, वो यहां पे वो मेंशन कर सकता है। मैनेजमेंट टू प्रोवाइड ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर ऑडिट, ये भी लिखेगा कि मैनेजमेंट हमें देगा, वो ऑलरेडी ऊपर हमने बताया है, वो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। ऑडिटर ये लाइन भी लिख सकता है कि मैनेजमेंट आप हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कॉपी दोगे ड्राफ्ट, जिसके ऊपर ही हम अपने ऑडिट करेंगे। राइट, अरेंजमेंट रिलेटिंग टू प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट, उसके बारे में कुछ लिख सकता है ऑडिटर कि हमारी ऑडिट टीम के अंदर इतने लोग होंगे, ऑडिट टीम का कंपोजिशन बता सकता है, परफॉर्मेंस हम इतने दिन के अंदर हम एक जो है हम डिटरमाइन कर रहे हैं कि इतने दिन के अंदर हमारा एंगेजमेंट हो जाना चाहिए टेंटेटिवली। ठीक है, ओके, तो टाइम और एक्सीडेंट और अपना प्लानिंग थोड़ा बहुत यहां पे लिख सकता है। नोट ऑन द फैक्ट that due to the inherent limitations to an audit and limitations of internal control, there is an unavoidable risk of material misstatement in the audit. Very very important, ये आप स्टार लगा लीजिए इस पे और फोटो खींच लीजिए इसकी और लिख लीजिए। ऑडिटर को ये एंगेजमेंट लेटर में साफ साफ लिख देना है क्या, कि देयर इज एन इनहेरेंट लिमिटेशन टू एन ऑडिट, ओके, एंड लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, एंड ड्यू टू द लिमिटेशंस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल, आपने इंटरनल कंट्रोल लगाया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसकी भी कुछ शॉर्टकमिंग्स होती हैं, लिमिटेशंस होती हैं, एंड दैट इज व्हाई देयर इज एन अनअवॉइडेबल रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द ऑडिट। मैनेजमेंट विल प्रोवाइड रिटन रिप्रेजेंटेशन, ये भी लिखना है एज पर ऐसे 580। मैनेजमेंट विल इन्फॉर्म अबाउट सब्सिक्वेंट इवेंट, ठीक है, मैनेजमेंट हमें इन्फॉर्म करो सब्सिक्वेंट इवेंट के बारे में। बेसिस ऑफ फीस लिख सकते हैं, बिलिंग अरेंजमेंट्स लिखना होता है। ठीक है, फैक्ट दैट ऑडिट इज सब्जेक्ट टू पीयर रिव्यू, हमारी ऑडिट, क्योंकि देखो आप समझो पीयर रिव्यू वाला पैरा लिखना क्यों जरूरी है एंगेजमेंट लेटर में, क्योंकि एक हमारी प्रिंसिपल रिक्वायरमेंट होती है, एथिकल प्रिंसिपल रिक्वायरमेंट होती है ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। मैंने आपको पढ़ाया था, आज भी वापस डिस्कस करूंगा। कॉन्फिडेंशियलिटी के अंदर हम अपने क्लाइंट का जो डेटा है वो कॉन्फिडेंशियल होता है, वो हम किसी और के साथ डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन जब हम एंगेजमेंट लेटर क्लाइंट को देंगे तो हम क्लाइंट से कह देंगे क्या, कि भैया क्लाइंट सुन लो, वैसे तो हम एथिकली आपके डेटा को कहीं पे कॉन्फिडेंशियल है, हम किसी से नहीं बताएंगे, लेकिन हम क्योंकि एक प्रोफेशनल बॉडी का पार्ट है जिसका नाम है ICAI, और टू मेंटेन द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स of the services that we provide relating to auditing,
आवर इंस्टीट्यूट, हमारा जो मदर बॉडी है, वो हमारे काम को रिव्यू कराता है हम जैसे ही दूसरे ऑडिटर से, जिसको हम कहते हैं पीयर रिव्यू। और इस पीयर रिव्यू के दौरान हमें आपकी फाइल्स, आपकी ऑडिट से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन हमारे पीयर रिव्यूअर भैया को दिखानी पड़ सकती है। सो वी आर टेलिंग यू बिफोर हैंड कि हमारी ऑडिट इज सब्जेक्ट टू पीयर रिव्यू। ओके, सो हम कॉन्फिडेंशियलिटी से वैसे कोई आपके परहेज नहीं करेंगे, दिक्कत नहीं आने देंगे आपको, लेकिन क्लाइंट भैया आप समझ लो कि हमारे भी मजबूरी है, हम भी एक मदर बॉडी का पार्ट हैं, एंड टू मेंटेन द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ द सर्विसेज दैट वी प्रोवाइड। ओके, देखिए लाइट आ गई, ठीक है, चलिए, एंड टू प्रोवाइड द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स, हमारा काम का, हमारी ऑडिट का पीयर रिव्यू हो सकता है हमारा जैसा ही कोई भाई बंद ऑडिटर आकर के वो पीयर रिव्यू करेगा, और उस समय हो सकता है कि हमें आपकी इंफॉर्मेशन, हमें अपनी ऑडिट फाइल उसके साथ दिखानी पड़े। तो ये वाला फैक्ट जो है, ये आपको जो है एंगेजमेंट लेटर में मेंशन करना है, ताकि मैनेजमेंट इस चीज को एक्नॉलेज कर ले प्रायर। वेन रेलेवेंट, ठीक है, तो देखो ये वाले मैटर्स तो होने ही चाहिए। कौन से वाले? ये प्रिंसिपल वाले मैटर्स, ऑब्जेक्टिव, स्कोप होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की क्या होगी, होनी चाहिए, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए, ये दोनों तो प्री कंडीशंस टू एन ऑडिट में आ गए, आपके कवर हो गए, राइट। उसके बाद एक्सपेक्टेड फॉर्म क्या होना चाहिए ऑडिट रिपोर्ट का, अगर वो चेंज होता है तो उस केस के अंदर जो है एक्सपेक्टेड हम लिख देंगे कि ये चेंज हो सकता है, मैनेजमेंट को एक्नॉलेज करना मांगता है जो भी हमने एंगेजमेंट लेटर में लिखा है, टर्म्स एंड कंडीशंस। उसके बाद कुछ एडिशनल मैटर्स, हम अपने स्कोप को इलैबोरेट कर सकते हैं, हम टीम के बारे में कुछ बता सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, राइट। ये बताना कि इनहेरेंट लिमिटेशंस है हमारी ऑडिट में, भले ही आपका इंटरनल कंट्रोल है लेकिन फिर भी इनहेरेंट लिमिटेशंस होती हैं, एंड देयर इज ड्यू टू दीज इनहेरेंट लिमिटेशंस एंड ड्यू टू डेफिशिएंसीज इन द इंटरनल कंट्रोल देयर इज एन अनअवॉइडेबल रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द ऑडिट। ओके, मैनेजमेंट से हम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं, हमें आपको सब्सिक्वेंट इवेंट के बारे में बताना होगा ऐसे 560 के हिसाब से, राइट, आपको लिखना पड़ेगा। ये सब्सिक्वेंट इवेंट्स कौन सी होती हैं? ये वो इवेंट्स हैं जो डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट टू द डेट ऑफ इश्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक होंगी। तो इसके बारे में जब हमने ऑडिट रिपोर्ट दे दी उसके बाद भी अगर कोई सब्सिक्वेंट इवेंट होती है, वो सब्सिक्वेंट इवेंट क्या होती है वो हम पढ़ेंगे ऐसे 560 के अंदर, लेकिन उसको बताने के लिए हम मैनेजमेंट को पहले बोल देंगे, किसके अंदर? एंगेजमेंट लेटर के अंदर, जब उससे हम पहली पहली बार में बात कर रहे हैं, राइट। तभी सारी शर्तें तय कर लो, बाद में लड़ाई झगड़ा हो, उससे अच्छा है पहले ही सब कुछ क्लियर कर लो, ठीक है, टर्म्स क्लियर रखो, ठीक है, ओके, फेयर रहो, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद फीस से रिलेटेड बिलिंग रिक्वायरमेंट की, भैया हम 50% फीस पहले लेते हैं, ऐसे बिलिंग होगी, ये होगा वो होगा, जो भी है हमारी फीस इतनी रहेगी असाइनमेंट के लिए। फैक्ट, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने लास्ट में आपको पढ़ाया, कि फैक्ट कि हमारी ऑडिट पीयर रिव्यू के सब्जेक्ट होती है, तो पीयर रिव्यू को आपकी कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मिल सकती है क्लाइंट भैया। वैसे तो हमारी एक फंडामेंटल एथिकल रिक्वायरमेंट है क्या? आईसीपॉप, इंटीग्रिटी, ठीक है, प्रोफेशनल कंपिटेंस, ड्यू केयर, ऑब्जेक्टिविटी, ऑल दीज थिंग्स, आईसीपॉप, कॉन्फिडेंशियलिटी। लेकिन क्योंकि हम पीयर रिव्यू के अंदर आते हैं, तो हो सकता है कि हमारी ऑडिट का पीयर रिव्यू हो जाए जो हम आपकी कर रहे हैं, और फिर वो इंफॉर्मेशन हमें शेयर करनी पड़े पीयर रिव्यूअर भैया के साथ। आई होप नाउ इट इज क्लियर। उसके बाद कुछ और मैटर्स जो आ सकते हैं एंगेजमेंट लेटर में अगर रेलेवेंट हो तो, कि ब्रांच ऑडिटर के ऊपर, हम ब्रांच ऑडिटर के वर्क के ऊपर रिलाई कर रहे हैं एज पर एस 600, इंटरनल ऑडिट के वर्क के ऊपर हम रिलाई कर सकते हैं ऐसे 610, ऑडिटर्स एक्सपर्ट को अगर आपने बुलाया है तो उससे रिलेटेड आप यहां पे दे सकते हैं, अरेंजमेंट रिलेटिंग टू प्रीडिसेसर ऑडिटर ऐसे 510, अगर ओपनिंग बैलेंसेस ठीक है हैं और इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट है तो वहां पे ये चीजें आ जाएंगी। ऑडिटर की लायबिलिटी एज पर लॉ अगर कुछ है और वो मेंशन करना चाहता है स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस में, तो वो मेंशन हो सकती है। ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड ऑडिट वर्किंग पेपर टू अदर पार्टीज, अगर कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है तो उसे पहले ही बता दो, जैसे पहले ही बता दिया ना कि पीयर रिव्यू होगा,
तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मैं थोड़ा सा एडिशनल आपको डीप में जाके पढ़ा रहा हूं, लेकिन अगर आपने ये समझ लिया ना, मैं आपको बता रहा हूं, आप कहीं मार नहीं खाएंगे ऑडिट के अंदर। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, यू विल बी एबल टू आंसर। रेफरेंस टू फर्दर अग्रीमेंट्स बिटवीन ऑडिटर एंड दी एंटिटी। तो अगर कोई फर्दर अग्रीमेंट्स हैं ऑडिटर और एंटिटी के बीच में, तो उनको लेकर के यहाँ पे डिस्क्लोजर एडिशनल मैटर्स में हो सकता है इन दी एंगेजमेंट लेटर। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंगेजमेंट लेटर हम कर रहे हैं ताकि मैनेजमेंट और ऑडिटर की टर्म्स जो है ना वो क्लियर हो सके। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ऑडिटर के स्कोप के ऊपर कुछ लिमिटेशन लगा दी जाए, या फिर देयर इज चेंज इन टीएनसी ऑफ द ईएल। अब ये टीएनसी क्या होता है? टर्म्स एंड कंडीशंस। टर्म्स एंड कंडीशंस। टीएनसी क्या है? टर्म्स एंड कंडीशंस। प्रायर टू एक्सेप्टेंस ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट अगर ये लिमिटेशन होती है, चेंज होता है, तो क्या होगा? और आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट अगर ये लिमिटेशन अराइज होती है या चेंज इन टीएनसी होता है, तो क्या होगा? ये दोनों ही सर्कमस्टेंसेस में हमें समझना है। मतलब ऑडिटर के स्कोप के अंदर कुछ लिमिटेशन, कुछ बाधा आ सकती है, टीएनसी के अंदर कुछ चेंज हो सकता है। अगर ये प्रायर टू एक्सेप्टेंस हो रहा है तो क्या होगा? अगर ये आफ्टर एक्सेप्टेंस हो रहा है तो क्या होगा? चलिए पढ़ते हैं। लिमिटेशन प्रायर टू एंगेजमेंट हो रही है। अब कभी कभी क्या होता है कि लिमिटेशन पहले ही ऑडिटर को पता लग जाती है कि मेरे स्कोप को लिमिट करने की कोशिश की जा रही है। उस केस में ऑडिटर को एक्सेप्ट ही नहीं करना एंगेजमेंट, पहले ही मना कर दे, भैया मेरे हाथ पैर बांध करके मेरे से ऑडिट नहीं होगी, मेरे स्कोप पे लिमिटेशन लगा रहे हो प्रायर टू एक्सेप्टेंस, मैं ये ऑडिट नहीं करूंगा। लेकिन वो ये ऐसा कब कह सकता है? जब वो लीगली ऐसा कह सके तो। मतलब लॉज और रेगुलेशन जिसके अंडर वो ऑडिट हो रही है, वो ऑडिटर को परमिट करें कि एंगेजमेंट से पहले आप, अगर आपके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं, अगर आपके स्कोप के ऊपर लिमिटेशन लगाई जाती है, तो ऑडिटर भैया आप तो राम राम कह करके चले जाना। ठीक है, ये कब होगा देखते हैं। इफ द मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी ऐसी लिमिटेशन लगा रहा है स्कोप के ऊपर ऑडिटर के वर्क पे, which may lead to auditor disclaiming the audit opinion on the financial statements। अरे ऑडिटर को ये समझ में आ रहा है that I will be not be able to obtain SAAE, मैं इस ऑडिट में सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पाऊंगा, एंड ROMMS जो है वो परवेजिव है, वो एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल है, राइट, दैट अफेक्ट्स एनी और मेनी पार्ट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। असर्शन लेवल पे तो है ही, लेकिन इट इज एट ऑल असर्शंस पे है वो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे ROMMS है, रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट है। तो ऐसे में जो रिपोर्ट जाएगी, क्योंकि मेरे स्कोप पे लिमिटेशन है, मैं तो सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस भी कलेक्ट नहीं कर पाता, तो उस केस में मैं पहले ही राम राम कह रहा हूं, और मुझे लॉ भी अलाउ करता है ऐसा करने के लिए, राम राम कहने के लिए, तो मैं कर दूंगा। अगर प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट आर नॉट प्रेजेंट, वो क्या होता है? प्री कंडीशंस अभी बताई थी आपको 6 पॉइंट, यानी एक्सेप्टेबल ही नहीं है। क्या क्या एक्सेप्टेबल नहीं है? AFRF एक्सेप्टेबल नहीं है ऑडिटर। जैसे तुम अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते हो, ऑडिटर कह रहा है कि हमें तो एक्सेप्टेबल नहीं है, ये तरीका आपका ठीक नहीं है, ये प्री कंडीशन ठीक नहीं है। मैनेजमेंट जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, एक्नॉलेज नहीं कर रहा बिफोर ऑडिट की हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए हैं एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ये मैनेजमेंट एक्नॉलेज करने को राजी नहीं है। मैनेजमेंट एक्नॉलेज करने को राजी नहीं है डिम ऑफ IFC। ठीक है, तो उस केस में ऑडिटर भैया क्या कह देंगे? पहले ही राम 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 भैया छोड़ो। ठीक है, इफ प्री कंडीशंस ऑफ एन ऑडिट आर नॉट प्रेजेंट, डिस्कस द मैटर विद मैनेजमेंट एंड TCWG, और फिर भी कोई क्लैरिटी नहीं मिलती, तो हम कह देंगे बाय बाय। ठीक है, इफ ऑडिटर डिटरमाइंस दैट FRF इज अनएक्सेप्टेबल, अभी बताया आपको, प्री कंडीशन का ही पार्ट है, ठीक है, अलग से भी लिखा है। ठीक है, ये पॉइंट्स हैं सर, ये आपको याद रखने।
मैनेजमेंट डज नॉट एक्नॉलेजेस एंड अंडरस्टैंड्स इट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो ये यहीं पे आ गया ना, ये सारे दोनों पॉइंट आपको मैंने डिस्कस कर दिया ऑलरेडी, राइट। उस केस में ऑडिटर क्या कह देगा, बाय 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 बाय। ओके, चलिए। अब ऑडिटर के स्कोप पे लिमिटेशन लगी या चेंज हुआ किसी टर्म और कंडीशन में आफ्टर, पहले तो ऑडिटर बड़े मजे में था, लेकिन बाद में दिन बदलने लगे, धूप तेज निकली, ऑडिटर को पसीना आया, तो उस केस में आफ्टर एक्सेप्टेंस जब उसे बदले हुए रंग मिजाज लगे, तो अब ऑडिटर क्या करेगा, तो अब ऑडिटर मैनेजमेंट को फोन लगाएगा एंड आस्क द रीजन फ्रॉम मैनेजमेंट फॉर सच चेंज और लिमिटेशन। मैनेजमेंट ने पहले कुछ और कहा था, पहले कहा था कि तुम आओगे तो तुम्हें हम यहां रुकाएंगे, हम ये तुम्हें दे देंगे, हम वो दे देंगे, हम फ्री एक्सेस सारा दे देंगे, किसी से भी बात करनी है अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस दे देंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रोवाइड कराएंगे। हम गए हैं तो मैनेजमेंट के लोग बोल रहे हैं लो बना लो पीएनएल, तो हम मैनेजमेंट से पूछेंगे अब क्या हुआ, अब तुम बदले बदले क्यों हो, क्यों है बदले बदले मिजाज, ठीक है, ऐसा क्या हुआ, ठीक है। मैनेजमेंट को बोलेंगे कि रीजनेबल जस्टिफिकेशन दे हमें कि ये क्यों चेंज आपको जरूरी है। मैनेजमेंट बोल रहा है देखो ऐसा ही करना पड़ेगा, तो हम बोलेंगे भाई रीजनेबल जस्टिफिकेशन दे दे, क्या सर्कमस्टेंसेस हैं जिसकी वजह से ये चेंज करना पड़ेगा। ऑडिटर को बोल रहे हैं जाकर के ना भैंस के तबेले में बैठ के ऑडिट करो, तो उससे पूछेंगे रीजनेबल जस्टिफिकेशन क्यों, तुम ऑफिस में बैठ के काम करो, हम भैंस के तबेले में बैठ करके ऑडिट करें, क्यों भाई, ऐसा क्या कर दिया हमने, ठीक है। तो आप समझिए यहां पे आस्क द रीजंस फ्रॉम मैनेजमेंट, रीजनेबल जस्टिफिकेशन फ्रॉम मैनेजमेंट, ऑडिटर टू प्रोवाइड द सच लिमिटेशन ऑन स्कोप और चेंज इन टीएनसी वुड लीड टू प्रोवाइडिंग लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस। ऑडिटर ये भी कहेगा मैनेजमेंट को कि अगर तुम लोग पहले तो तुमने मेरे को अंदर आने दिया और अब अंदर आकर के मेरे हथखड़ियां लगा रहे हो, मेरे स्कोप के ऊपर लिमिटेशन लगा रहे हो, मेरी टर्म्स और कंडीशन में चेंज कर रहे हो, तो देखना हो सकता है कि मैं यहां पे ओवरऑल ऑब्जेक्टिव के हिसाब से रीजनेबल अश्योरेंस देने आया था, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे इन हरकतों की वजह से क्या पता मुझे लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस जो है प्रोवाइड करनी पड़े। रीजनेबल अश्योरेंस क्या होती है सर, इट इज हाई डिग्री ऑफ अश्योरेंस, हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस, ऑल्दो नॉट एब्सोल्यूट बट इट इज अ वेरी हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस सर एंड मैम, राइट। लेकिन यहां पे ऑडिटर के हाथ पैर बांध दिए जा रहे हैं, तो वो बोलेगा भैया हो सकता है कि मैं लो लेवल ऑफ अश्योरेंस प्रोवाइड करूं। If the auditor is still unable to obtain SAEE, इतना सब पूछने के बाद, बात करने के बाद, उनसे रीजन मांगने के बाद, ये बोलने के बाद कि मैं शायद रीजनेबल अश्योरेंस नहीं दे पाऊंगा, लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस दे पाऊंगा, इसके बाद भी ऑडिटर भैया अगर SAEE यानी सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अगर ऑब्टेन नहीं कर पाते, जुगाड़ नहीं पाते, तो ऑडिटर फिर कह देगा राम राम, विथड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट इफ रूल्स लॉ एंड रेगुलेशंस परमिट द सेम। ओके, नहीं तो वो देगा एक क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, ये हम ऑलरेडी डिस्कस करके आ चुके हैं पहली पहली क्लास में, ठीक है। फर्दर वो ये सारी बातें ऊपर वाले मर्सिडीज वाले अंकल को बताएगा, यानी टीसीडब्ल्यूजी को बताएगा, ठीक है। मैनेजमेंट की क्या हरकतें हैं, पानी नहीं पूछा तबेले में बिठा दिया, डॉक्यूमेंट नहीं दिए, प्री कंडीशंस मीट आउट नहीं करी, जो भी किया वो सब टीसीडब्ल्यूजी को भी बताओ, ठीक है, ताकि उन्हें भी पता लगे करतूत अपने मैनेजमेंट की। ओके, चलिए, अगर ये चेंज बाद में हुआ है और ये रीजनेबल है और एक्सेप्टेड बाय द ऑडिटर है, ऑडिट को समझ में आ गया, ओके आई अग्री, जैसे तुम कहोगे वैसे रह लेंगे, जी लेंगे तुम्हारे साथ, तुम्हारी शर्तों के हिसाब से मुझे पता है, मुझे लग रहा है कि ये तुम्हारी शर्तें जायज हैं। तो अगर ऑडिटर को शर्तें जायज लगी, एक्सेप्टेबल हुई, तो मैनेजमेंट के साथ अग्री कर लो, रिकॉर्ड कर लो नई टर्म्स को, नए एंगेजमेंट लेटर में या सूटेबल रिटन फॉर्मेट, जैसा भी तुम्हें अच्छा लगता है वैसे, पर अब हम दोनों राजी राजी, ठीक है, हम दोनों मतलब ऑडिटर और मैनेजमेंट, तो राजी राजी हो गए तो अग्री कर लो, रिकॉर्ड कर लो नए एंगेजमेंट लेटर में या जिस सूटेबल फॉर्म में तुम्हें लगता हो, ठीक है। इफ द ऑडिटर इज अनेबल टू अग्री, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो छोड़ के चला जाएगा एज
वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, और टीसीडब्ल्यूजी को बताएगा। साथ ही ऑडिटर ये भी डिटरमाइन करेगा कि जब वो छोड़ के जा रहा है, अगर वो छोड़ के जा रहा है, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या उसकी लायबिलिटी है, उसकी ऑब्लिगेशन है ऐसा टू रिपोर्ट सच सर्कमस्टेंसेस टू टीसीडब्ल्यूजी, टू मैनेजमेंट, टू द ओनर्स और टू एनी रेगुलेटर्स हु अपॉइंटेड द ऑडिटर। क्या ऑडिटर की ये मजबूरी है या ऑब्लिगेशन है? जब उसने पहले, ठीक है, एक्सेप्ट किया था ये एंगेजमेंट, उस टाइम पे कोई ऐसा ऑब्लिगेशन तो नहीं था ऑडिटर का एज पर दी लॉ एंड रेगुलेशन की उसे मैनेजमेंट को बताना पड़ेगा, ठीक है, कि इफ देयर आर सच सर्कमस्टेंसेस इन विच द ऑडिटर हैज टू लीव, तो वो मैनेजमेंट को बता के जाएगा, ओनर्स को बता के जाएगा, उन रेगुलेटर्स को टेलीफोन करके जाएगा, टीसीडब्ल्यूजी को फोन करके जाएगा, अपना दुखड़ा रोके जाएगा, ये बताना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पे एफआरएफ यानी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अनएक्सेप्टेबल है। फॉर एग्जाम्पल, उस एंटिटी में कैश बेसिस पे अकाउंटिंग होती है और हमारे जनरल जो गैप हैं, जनरली एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो होते हैं, गैप जो होते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से क्रूअल कंसेप्ट होना चाहिए, क्रूअल बेसिस अकाउंटिंग होनी चाहिए। लेकिन वो कोई ऐसी स्पेशल एंटिटी है, बैंक है या कुछ है, जहां पे कैश बेसिस के ऊपर अकाउंटिंग फॉलो होती है, कोई स्पेसिफिक नेचर की कंपनी है, कोई लेजिस्लेटिव बॉडी है या कोई और ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो जहां पे कॉन्फ्लिक्ट है गैप के अंदर, क्या करें? एफआरएफ अनएक्सेप्टेबल हो गया ऑडिटर के लिए। लेकिन उसे प्रिस्क्राइब किया है किसी रेगुलेटर ने, किसी लॉ में, किसी कानून में, किसी नियम में। अनएक्सेप्टेबल होने से क्या होता है? लॉ कह रहा है ऐसे ही करना है, क्या करें? तो लॉ कह रहा है तो भैया ऐसे केसेस में ऑडिटर, ध्यान रखो, ऑडिटर भैया कैन नॉट आउटराइटली रिफ्यूज द एंगेजमेंट। वो सीधा सीधा राम राम कह के नहीं जा सकता, उसको रुकना पड़ेगा। क्यों? उसको लॉ पढ़ना पड़ेगा। वो कहेगा एफआरएफ तो अनएक्सेप्टेबल है, लेकिन लॉ कह रहा है, ठीक है, तो शायद मैं ये एंगेजमेंट जो है एक्सेप्ट कर लूंगा, ठीक है, समझ में आती है? तो इन केसेस में ऑडिटर को क्या कहना है मैनेजमेंट से? मैनेजमेंट को कहना है कि मैनेजमेंट तुझे अग्री करना पड़ेगा। क्या? एडिशनल डिस्क्लोजर देगा तू मुझे, क्योंकि वैसे भी तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो एफआरएफ के हिसाब से नहीं है, जो कि मैं एक्सेप्टेबल नहीं मानता। तुम्हारे रूल्स के हिसाब से एक्सेप्टेबल है, लेकिन मैं तो एफआरएफ मेरे लिए तो अनएक्सेप्टेबल है। तो तुम्हें इस बारे में मेरे को एडिशनल डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे, ठीक है, सो दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट यू हैव प्रिपेयर्ड आर नॉट मिसलीडिंग। इनकॉर्पोरेट इन ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिटर इस बात को emphasis of matter पैराग्राफ में डालेगा to draw the attention towards the additional disclosures that he has given, because the financial statements are prepared as per specific rules and regulations, laws and regulations, and not as per the acceptable framework by the auditor. The auditor will report that financial statements are presented. Auditor केवल इतना रिपोर्ट करेगा, बस presented, that the financial statements, वो ये नहीं रिपोर्ट करेगा that the financial statements give a true and fair view. No, वो ये कहेगा क्या कि they are presented as per FRF, बस as per FRF जो तुम्हारा वाला है, हमारा वाला नहीं, हमारा वाला तो अनएक्सेप्टेबल है, ठीक है, गैप के अगेंस्ट है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है एग्जाम्पल, आप देखिए, पढ़िए इसको। सच केस शुड बी इन अ केस, सच केस could be in a case where regulator has prescribed some accounting treatment which is in conflict with gap. Example, cash basis instead of accrual basis. Okay, तो यहाँ पे रिपोर्टिंग जो होगी वो ट्रू एंड फेयर नहीं होगी, केवल प्रेजेंटेड वाली रिपोर्टिंग की जाएगी, ठीक है। इस ऐसे का एक लास्ट टॉपिक है, रिकरिंग ऑडिट्स हो रही है, मतलब ऑडिटर रोटेट हो रहा है, बार बार वही ऑडिटर आ रहा है, ठीक है, सेम ऑडिटर आ रहा है हर साल ऑडिट करने, ठीक है। कंपनी एक्ट के हिसाब से थोड़े टाइम बाद उसका रोटेशन हो जाएगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी रिकरिंग नेचर है, अभी आ रहा है वो, ठीक है, अभी उसका कूलिंग पीरियड नहीं लगा है, तो उस केस में क्या नया एंगेजमेंट लेटर देना जरूरी है हर बार? तो यहां पे ये स्टैंडर्ड बोलता है इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑडिटर। ऑडिटर का मन है तो नया दे, ऑडिटर सोचता है नया देने की जरूरत नहीं है, मत दे,
ठीक है। ऑडिटर ये सोच सकता है कि वो नया एंगेजमेंट लेटर हर बार नहीं दे, कोई बात नहीं। ऑडिटर को एसेस करना है सर्कमस्टेंसेस को, और कोई एसेस नहीं करेगा, ऑडिटर ही एसेस करेगा। तो इट इज एट द डिस्क्रिशन ऑफ द ऑडिटर। ऑडिटर की मर्जी है तो वो देगा। कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जहां पे ऑडिटर की मर्जी चलेगी ही नहीं? ऑडिटर को पक्का पक्का नया एंगेजमेंट लेटर देना पड़ेगा। तो 7 चेंजेस +1, 7 चेंजेस +1 मेस, मैं इसको बोलता हूं मेस, मिस नहीं मेस। 7 चेंजेस बोले, चेंज हो गया ओनरशिप में। गाड़ी वाले अंकल चेंज हो गए, पहले मर्सिडीज वाले अंकल थे, अब बीएमडब्ल्यू वाले हो गए। पहले ऑडी वाले थे, अब बीएमडब्ल्यू वाले हो गए। पहले ऑडी वाले थे, अब मारुति वाले अंकल ने कंपनी खरीद ली। अरे भैया, हो सकता है ना चेंज इन ओनरशिप, मैनेजमेंट चेंज हो गया, टॉप मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजमेंट चेंज हो गया एंटिटी का। तो ऑडिटर को उसे समझाने के लिए कि भैया समझ, तेरे से पहले कोई और था, अब कोई और है, अब हम तेरे को वापस से एक्सेप्ट करवाएंगे। नेचर एंड साइज ऑफ एंटिटी बिजनेस का चेंज हो गया, पहले 2 फैक्ट्री थी, अब 20 हो गई एक ही साल में। लॉटरी लग गई, भगवान की कृपा हो गई, देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के। तो छप्पर फट गया, 2 की 20 फैक्ट्री हो गई एक ही साल में, हो सकता, लॉटरी लग गई भैया। AFRF चेंज हो गया, सरकार बदली, दिन बदले, दुनिया बदली, माहौल बदला, बल्ले बल्ले। ठीक है। लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के अंदर कुछ चेंज हो गया, नया एंगेजमेंट लेटर दे दो चुपचाप, दिमाग मत लगाओ। रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स के अंदर चेंज हो गया, कोई और टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के अंदर चेंज हो गया, फीस चेंज हो गई, कुछ और चीज चेंज हो गई, हमने कुछ और चीज चेंज कर ली, टीम चेंज कर ली हमने। ऑडिट में जो हमारा पहले पार्टनर था उसका नाम दूसरा, हम दूसरे से दिलवाएंगे, करवाएंगे ऑडिट। ठीक है, कुछ भी और चेंज हुआ है ऑडिट एंगेजमेंट से रिलेटेड, तो हम नया एंगेजमेंट लेटर दे देंगे चुपचाप। इन चेंजेस में, इन 7 चेंजेस में कौन कौन से? ओनरशिप चेंज हो गई, मैनेजमेंट चेंज हो गया टॉप लेवल का, ठीक है, बिजनेस का साइज और नेचर चेंज हो गया, AFRF चेंज हो गया, रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हो गए, ठीक है, अकाउंटिंग अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स चेंज हो गई, ऑडिट एंगेजमेंट की टर्म्स चेंज हो गई, ये और कुछ मेस हो गया, मेस। ये 7 चेंज और एक मेस, यानी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, बातें खराब हो गई, लंबी चौड़ी बातें हो गई सर। अब बैठ करके ना सुलटारा करो, नया सब कुछ, स्टार्ट फ्रॉम अ फ्रेश पेज, न्यू। मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, हमने जो कहा था उसने कुछ गलत समझ लिया, स्क्रीनशॉट दिखाना पड़ गया, तो स्क्रीनशॉट दिखाना पड़ गया। तो ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट के अंदर अगर दिक्कत हो गई, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई बिटवीन हुम, द ऑडिटर एंड द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी और द एंटिटी, देन इन दैट केस आल्सो इट इज कंपल्सरी, मैंडेटरी दैट यू गिव अ न्यू एंगेजमेंट लेटर। ओके, सो ये था प्यारा प्यारा SA 210। इस चैप्टर में कुछ थ्योरी चीजें हैं। एथिक्स, जल्दी से पढ़ लेते हैं, एथिक्स क्या होता है। एथिक्स वो है जो आप घर पे रोज झूठ बोलते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप सीए बन रहे हो और अगर आप ऑडिट करोगे तो आपको झूठ नहीं बोलना, ऑनेस्टी के साथ, इंटीग्रिटी के साथ अपना काम करना है। आईसी पॉप ये फॉलो करना है आपको। आप सारी चीजें जाकर के ना फेसबुक की पोस्ट पे लिख देते हो, सारी चीजें जाकर के लिंक्डइन की पोस्ट पे लिख देते हो, सारी चीजों का स्टेटस लगा देते हो, मैंने कुल्फी खाई, मैंने आज पिक्चर देखी, मैं आज घूमने गया, मैं आज इससे मिला, मैं आज उससे मिला, मैंने इसको फूल दिए, मैंने इसको चॉकलेट दी, सब डाल देते हो आप। ठीक है, लेकिन भाई अगर तुम सीए बन गए ना, आपको कॉन्फिडेंशियलिटी फॉलो करनी है। क्लाइंट क्या करता है, कैसे करता है, कुछ नहीं बताना। तो ये ऐसे मॉरल प्रिंसिपल्स हैं जो एक प्रोफेशनल के बिहेवियर को गाइड करते हैं। ये ऐसे मॉरल प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। वैसे मॉरल सबके इंडिविजुअल लेवल पे होते हैं, लेकिन एथिक्स थोड़े से रिजिड होते हैं। एथिक्स आर नीडेड बिकॉज सीए प्रोफेशन डिपेंड्स ऑन ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी एंड ऑनेस्टी। भैया सीए का बहुत नाम है, किस लिए? ट्रस्ट करते हैं लोगों से, उसकी साइन की वैल्यू, सीए के साइन की वैल्यू प्रधानमंत्री मोदी के साइन से भी ज्यादा होती है, ऐसा मोदी जी कहते हैं, मैं नहीं कहता। ठीक है, तो आप समझिए, ठीक है, तो आप समझिए कि सीए प्रोफेशन जो है वो ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी और ऑनेस्टी के ऊपर टिका हुआ है, इसलिए आपको एथिक्स फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, कुछ कुछ तो ऐसी प्रोफेशनल बॉडीज हैं जो एथिक्स का अलग से पेपर करा लेती हैं,
हमारा इंस्टीट्यूट अलग से पेपर तो नहीं कराता, आपको ऑडिट के साथ पढ़ा देता है, ठीक है। चलिए, एथिक्स प्रिवेंट मिसकंडक्ट एंड अपहोल्ड डिग्निटी ऑफ द प्रोफेशन, ठीक है। हमारे प्रोफेशन का झंडा जो है हमेशा ऊपर रहना चाहिए, हमारे मेंबर सबसे अच्छे, ठीक है। नीड फॉर प्रोफेशनल एथिक्स, क्या जरूरत है एथिक्स के साथ काम करने की? अभी बताया ना, ट्रस्ट है लोगों का हम पे, क्रेडिबिलिटी है, ऑनेस्टी, ठीक है ना, हमारे लोग हम पे बहुत विश्वास करते हैं ठीक है। प्रोफेशन ऑफ सीए सर्व द पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक मनी, सरकार की ऑडिट भी हम ही करते हैं, तो हम पे लोग विश्वास करते हैं कि हमारा पैसा सही जगह, तो पब्लिक इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व, सही जगह पे तो इन्वेस्ट कर रही है कंपनी। आईसीआई हैज कोडिफाइड कोड ऑफ एथिक्स विच ऑल मेंबर्स प्रैक्टिस और सर्विस मस्ट फॉलो। हमारी जो गवर्निंग बॉडी है, जिसने हमें पैदा किया है, जिसने हमें सीए बनाया है, वो कहती है उसके कुछ कोड है, वो फॉलो करने ही पड़ेंगे, तभी घर में रहोगे, नहीं तो आउट। एनी डेविएशन अगर हुआ, ठीक है, जो कोड है मेरे वो फॉलो कर लेना, अगर नहीं किया ना तो या तो मैं फाइन लगा दूंगा। कौन कह रहा है ऐसा? आईसीएआई, आर मदर बॉडी, गवर्निंग बॉडी। अगर फॉलो नहीं किए तो मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा, तुम्हारे ये नाम के आगे से जो दो प्यारे प्यारे अक्षर है इनको छीन लूंगा तुमसे, या फिर रजिस्टर में से तुम्हारा नाम ही हटा दूंगा, सस्पेंशन कर दूंगा। वो पिक्चर देखी होगी आपने, जमुना पार, ठीक है, ठीक है, सस्पेंशन हो जाता है ना उसका, ठीक है, मिसकंडक्ट का केस होता है उस पर, फिर सस्पेंशन हो जाता है, ठीक है। या फिर मैं रिमूव कर दूंगा, रिमूव ही कर दूंगा, जाओ कुछ और काम करो, तुम सीए बनने लायक नहीं हो, जाओ जाओ, कोई बात नहीं, तुम बन गए होगे, लेकिन अब शायद वो समय आ गया है जब तुम्हें मुझे निकाल देना चाहिए अपने घर से, बेदखल कर देना चाहिए, ठीक है। तो बच्चे अगर नालायक हो जाते हैं तो माँ बाप भी उन्हें अपनी संपत्ति से, अपने घर से, अपनी जिंदगी से बेदखल कर देते हैं। वैसे ही अगर आप नालायक हो गए, अगर आपने सीए बनने के बाद अच्छा अच्छा काम नहीं किया, ऑनेस्टी के साथ, कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ, प्रोफेशनल केयर के साथ, ठीक है, तो इंस्टीट्यूट भी आपको बेदखल कर देगा इस डिग्री से। ध्यान रखिएगा इस बात को मेरे बच्चों, ठीक है। तो आपकी जवानी चली जाएगी सर, ठीक है। तो ऐसा कोई भी गलत काम आपको नहीं करना है सीए बनने के बाद। सर हम तो अभी भी नहीं करते गलत काम, चलिए बहुत ही अच्छी बात है, नहीं करते तो। प्रिंसिपल बेस्ड वर्सेस रूल बेस्ड अप्रोच टू एथिक्स, अगर हम रूल बेस्ड अप्रोच टू एथिक्स रखते हैं तो रूल्स क्या होते हैं? रिजिड होते हैं, लाइन टू लाइन फॉलो करने होते हैं, उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो उससे एथिक्स की जो स्पिरिट है, एथिक्स क्यों बनाए कि एक इंसान अच्छे से बिहेव करे, लोग उस पर विश्वास करें, और अगर वो प्रोफेशनल है तो उसकी बात की वैल्यू रहे। प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच जो होती है वो एथिक्स की जो स्पिरिट है, जिसके लिए एथिक्स बनाए, उसकी आत्मा को जिंदा रखती है। ऑडिटर प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई करे, फ्लेक्सिबल फॉर सिचुएशंस नॉट रिटन इन रूल्स, ओके। सो प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच इज ऑलवेज good when we study ethics or when we follow ethics, okay. ICA also emphasis over the spirit over rules. It means it is more principle based because not every situation can be predefined. तो जमुना पार में भी क्या होता है, बाद में पता लगता है ना कि वो लड़का जो था, जो सीए था, उसने जानबूझ के गलती नहीं करी, वो फंस गया, ठीक है। तो ये चीज, उसके बाद फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, 5 प्रिंसिपल्स हैं, ये हम लास्ट में भी डिस्कस कर चुके हैं, आईसी पॉप, और मैं बोल भी रहा हूं इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी। इंटीग्रिटी क्या होता है? बीइंग ऑनेस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, अवॉइड एसोसिएशन विद फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, बायस नहीं होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए ऑडिटर के। प्रोफेशनल कंपटीशन, ड्यू केयर होनी चाहिए, ही हैज टू मेंटेन दी अपडेटेड नॉलेज, ओके, एंड एक्ट डिलीजेंटली एंड टाइमली, प्रॉपरली उसको अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करना है। कॉन्फिडेंशियलिटी, डू नॉट डिस्क्लोज क्लाइंट इन्फॉर्मेशन अनलेस रिक्वायर्ड और अलाउड बाय लॉ, ठीक है ना, जैसे पीयर रिव्यू के केस में कर सकता है, ठीक है। प्रोफेशनल बिहेवियर, फॉलो लॉज एंड अवॉइड कंडक्ट डिस्क्रेडिटिंग दी प्रोफेशन, ठीक है। प्रोफेशन को डिस्क्रेडिट करने वाले कंडक्ट को आपको बचना है। अब आप सीए हो सर, अब आपको समाज में आपका नाम है, इज्जत है बहुत, ठीक है, तो तमीज से रहा, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद इंडिपेंडेंस एक टॉपिक है, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस, एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस इन एसे 200, तो आप वहां जाकर के उस वाले स्टैंडर्ड में ये देख सकते हैं, मैं नीचे लिंक आपको दे दूंगा, वहां से आप पढ़ लेना, मैंने बहुत अच्छे से वहां पर डिस्कस किया है, ठीक है, तो आप पढ़ लेना। 5 थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस क्या होते हैं, इंडिपेंडेंस पे आपके थ्रेट कैसे आ सकता है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म है सफाई से। अगर आप सफाई से काम नहीं करोगे तो आपके घर में गंदगी रहेगी, ठीक है।
अगर आप सफाई से काम नहीं करोगे तो आप इंडिपेंडेंट नहीं रहोगे, दाग लग जाएंगे आपके ऊपर। तो दाग कैसे लगते हैं? सफाई ना करने से। तो सफाई क्या है? सेल्फ इंटरेस्ट अगर बीच में आ गया, फाइनेंशियल इंटरेस्ट है आपका कंपनी में, लोन ले रखा है आपने कंपनी से, आप एक्सेसिवली डिपेंडेंट हो क्लाइंट के ऊपर फीस के लिए, ठीक है, तो सेल्फ इंटरेस्ट आ गया। अब आप क्लाइंट की ऑडिट इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकते। सेल्फ रिव्यू, आप क्लाइंट का सारा काम करते हो, क्लाइंट की फैक्ट्री आपने स्टैब्लिश करवाई है, क्लाइंट के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो भी आपने बनाए हैं, अब ऑडिट भी आप कर रहे हो। अरे तो भाई मेकर चेकर कहां हुआ? एक कंसेप्ट होता है मेकर चेकर, ठीक है, एक आदमी बनाएगा, दूसरा आदमी चेक करेगा। तो जब खुद ही बना रहे हो, यू कैन नॉट बी अ जज इन योर ओन केस, तो आप वही बन गए, ठीक है। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है लॉ का, नेचुरल जस्टिस का, ठीक है, कि आप अपने केस में जज नहीं हो सकते वकील हो सकते हो, जज नहीं हो सकते, फैसला आप नहीं सुनाओगे अगर आपने गलती करी है। सो सेल्फ रिव्यू के केस में इंडिपेंडेंस के ऊपर आपके चैलेंज आ जाता है, थ्रेट आ जाता है। एडवोकेसी, आप क्लाइंट को रिप्रेजेंट करते हो, क्योंकि क्लाइंट से आपको फीस मिलती है, तो यहां पे आपका बायस होना जायज है। आपने ही ऑडिट करी है, आप ही क्लाइंट की एडवोकेसी कर रहे हो, यू आर दी एडवोकेट ऑफ क्लाइंट, यू आर दी एडवोकेट ऑफ क्लाइंट। फेमिलियरिटी, क्लाइंट आपके जीजा जी हैं, बहुत पुराना रिश्ता है, अरे बचपन से हमारे पापा से, हमारे दादाजी से ऑडिट कराते थे, फिर हमारे पापा करते थे, अब हम करते हैं, कल हमारा लड़का तैयार हो रहा है वो करेगा। क्लाइंट की खूब मस्त एक फार्म हाउस है, फार्म हाउस, हम ना दिवाली पार्टी करने वहीं चले जाते हैं अपने 50 सीए दोस्तों को लेकर के। हॉस्पिटैलिटी में यूज ले रहे हैं हम, अरे फैमिलियरिटी का यूज ले रहे हैं, बहुत सारे गिफ्ट्स, अरे पता नहीं है तुम्हारे को हमारे क्लाइंट कौन है, ऐसे ऐसे बड़े बड़े मोटे मोटे गिफ्ट आते हैं ना दिवाली पे, रखने की जगह खत्म हो गई मेरे घर में, ठीक है, एक और घर लेना पड़ा, ठीक है, और वो भी क्लाइंट ने दे दिया। तो भैया ऐसी फैमिलियरिटी किस काम की, जब आपकी इंडिपेंडेंस, जब क्लाइंट को देके बैठे हो, क्लाइंट जो बोलेगा साइन करना पड़ेगा, इतने सारे फेवर्स लेकर के बैठे हो। इंटिमिडेशन, क्लाइंट ना ऑफिस आता है, टेबल के ऊपर देसी कट्टा रख देता है, बोलता है सीए साहब ये लो साइन कर दो, प्रेशर। क्लाइंट बार बार धमकी देता है, चेंज कर दूंगा, चेंज कर दूंगा, चेंज कर दूंगा, आप प्यारे से ऑडिटर छोटे से भोले से अपनी प्रैक्टिस जमाने की कोशिश कर रहे हो, क्लाइंट आपको डरा रहा है, इंटिमिडेटिंग क्लाइंट्स होते हैं बहुत, धमकी देते रहते हैं फालतू की, ठीक है, तो ऐसे क्लाइंट या तो लो मत, ठीक है, और अगर आ गए हैं तो उनको राम राम कर दो, बोले ठीक है चल जाओ आप, कोई दिक्कत नहीं है हमारे को, ऐसे क्लाइंट चाहिए ही नहीं। धमकी दे रहा है केस कर दूंगा, तो बोल भाई मैं ना केस कर ना कुछ कर, ले तेरे फीस पैसे वापस ले, अपना काम किसी और से करवा ले, हमें लफड़े में पड़ना ही नहीं है। फी रिडक्शन थ्रेट्स, बोलता है फीस नहीं दूंगा, अरे भाई मत देना, मत, ऐसे क्लाइंट लेना ही मत बेटा कभी, ठीक है। तो जो ये आपकी इंडिपेंडेंस को खा जाएंगे, खा जाएंगे आपकी इंडिपेंडेंस को, आपको जीने नहीं देंगे ये। तो अगर ऐसे कोई क्लाइंट है तो दूर रहो इनसे, ठीक है, पहले दिन ही राम राम कर दो। अगर आपको अपनी इंडिपेंडेंस को बचाना है तो उसके लिए क्या क्या सेफ गार्ड करोगे? तो उसके लिए कुछ नहीं, हम लोग दिया जलाएंगे। क्या करेंगे? दिया जलाएंगे। सर दिया जलाने का मतलब क्या होता है? या तो हम डेसिस्ट करेंगे राम राम कह देंगे भैया हमें नहीं करनी तुम्हारी ऑडिट, मेरी इंडिपेंडेंस पे थ्रेट है, मैं मना कर दूंगा, या मैं उस थ्रेट को एलिमिनेट करने की कोशिश करूंगा। ये कैसे होता है? आपने पढ़ा होगा डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, ठीक है, कंपनीज एक्ट में डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, कि अगर ऑडिटर या उसका रिलेटिव या उसका पार्टनर कंपनी के अंदर शेयर्स होल्ड करता है तो वो उस कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता। यहां पे रिलेटिव के ऊपर एक लिमिट है अप टू 1 लाख के शेयर होल्ड कर सकता है, ठीक है, 1 लाख से ऊपर है तो ये 60 दिन के अंदर आपको 1 लाख से नीचे लेकर के आने हैं शेयर, किसके? रिलेटिव के, ऑडिटर के नहीं, ऑडिटर तो होल्ड ही नहीं कर सकता, ऑडिटर का रिलेटिव होल्ड कर सकता है, लेकिन ऑडिटर के रिलेटिव ने भी अगर 1 लाख से ऊपर टू 1 लाख के तो कर सकता है, लेकिन 1 लाख से 1 रुपए भी ऊपर हुआ तो उसे नीचे लेकर के आना पड़ेगा 60 दिन के अंदर, तभी एलिजिबिलिटी होगी ऑडिटर की, ठीक है ना। तो या तो आप वो कंडीशन जो अराइज हो रही है जिसकी वजह से आपकी इंडिपेंडेंस के ऊपर खतरा आ रहा है ना, तो उसको उसको यहां पे आप खत्म कर दो, एलिमिनेट कर दो, ठीक है। या तो आप राम राम कर दो, पहले ही मना कर दो, राम राम, ठीक है ना, राम राम, ठीक है ना, या फिर आप उसको खत्म कर दो और अप्लाई अदर सेफ गार्ड्स, मतलब ऑडिटर शुड ऑलवेज अपीयर इंडिपेंडेंट, देयर शुड बी अपीयरेंस ऑफ माइंड, अपीयरेंस ऑफ प्रेजेंस,
ऑडिटर मस्ट इवेल्युएट द थ्रेट्स बिफोर टेकिंग द वर्क, पहले ही जांच परख कर लो, अच्छे से ध्यान से समझ लो, एक बार रिश्ता हो गया ना फिर दिक्कत होती है बाद में, ठीक है ना। सेफगार्ड मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड एज एविडेंस, जो सारे सेफगार्ड आपने लिए हैं कि हाँ हमने एलिमिनेट कर दिया था, हमने दिया जला लिया था, हमने तो मना ही कर दिया था, लॉ अलाउ करता था, हमने मना कर दिया, ठीक है, उनको आप प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करके रखो। और अगर सेफगार्ड नहीं है कुछ भी तो आप एक्सेप्ट ही मत करो, पहले ही राम राम कर दो। उसके बाद एक लास्ट टॉपिक आता है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, एंड वी हैव आल्सो डन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, दैट इज एन ऑडिटर शुड ऑलवेज हैव अ क्वेश्चनिंग माइंड व्हेन ही इज ऑडिटिंग, उसका एक क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए, ठीक है, ये भी हमने लास्ट वाले टॉपिक में कर लिया था, सो आई विल नॉट कवर इट अगेन माय डियर फ्रेंड्स। आई होप दिस लेक्चर वाज इंटरेस्टिंग एंड इट विल बी हेल्पफुल। यहां तक बने हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कल दूसरे लेक्चर के लिए रुक जाना। तब तक के लिए बाय बाय, दबा करके शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग बहुत खूबसूरत लोग हैं, ऑडिट हम मजे से करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नीचे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के जो लिंक्स हैं उनको भी आप जुड़ जाना उसके साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन, हैव एन ऑसम डे, एंजॉय।